अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। मुस्लिम लीग नून की 5वीं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दूसरी हुकूमत ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है, जिसका हजम 18,877 अरब रुपए है। कौमी असम्बली में टेक्नोक्रेट वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने 1 घंटे पर मुहित अपनी बजट तकरीर में माली साल 2024 और 2025 के बजट के अहम खद्दोखाल बयान करते हुए कहा कि नए माली साल में तनख्वाह की कम से कम हद 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये कर दी गई है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी तजवीज़ किया है। महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद मुतासर हुई है। सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास करते हुए उनके लिए रिलीफ इकदाम किए जा रहे हैं। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि आइंदा माली साल के लिए GDP का हदफ 3.6% तजवीज़ किया गया है, जबकि तरक्याती मनसूबों के लिए 1400 अरब रुपए रखे गए हैं। टैक्स की बात करें तो इसका हदफ 12,970 अरब रुपए रखा गया है। वज़ीर ख़जाना ने अपनी तकरीर में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के टैक्स स्लैब के अलावा हुकूमत की टैक्स पॉलिसी के अहम निकात किए। इस साल की टैक्स पॉलिसी के अहम असूल ये हैं: टैक्स बेस वसी करके टैक्स टू GDP रेशो में इजाफा करना, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को ख़त्म करने के लिए मईशत की डिजिटाइजेशन, ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का नफाज, नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा, कम आमदन वाले तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़, इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए तक की आमदन पर बरकरार रखने की तजवीज़ है। एक्सपोर्टर्स पर नॉर्मल टैक्स रजीम के तहत टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना ने उन इक़दामात का भी जिक्र किया जिनकी बदौलत आमदन से ज़ायद अखराजात का दायमी मसला हल हो सकता है। बजट खसारे को कम करना एक अहम मकसद होगा। इस मकसद के हसूल के लिए हम एक मुनसिफाना टैक्स पॉलिसी के जरिए अपनी आमदन बढ़ाएंगे और गैर ज़रूरी अखराजात को कम करेंगे। हमें एनर्जी सेक्टर को वायबल बनाने के लिए इक़दाम करने हैं। इन इक़दाम में पैदावारी लागत को कम करना इंतहाई अहम है। हमें SOEs की तंजीम नौ और प्राइवेटाइजेशन करनी है और गुड गवर्नेंस और लेवल प्लेइंग फील्ड के जरिए प्राइवेट सेक्टर को फ़रोग़ देना है। इन सब इक़दाम का मकसद आमदन से ज़ायद अखराजात के दायमी मसले को हल करना है। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन मुसलसल एहतजाज करती रही, जबकि पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 अरकान अलामती तौर पर ऐवान में मौजूद रहे। सवाल यह है कि 67,000 अरब रुपए का मकरूज़ मुल्क, जिसने अगले साल 9,775 अरब रुपए कर्जों की मद में वापस भी करने हैं, उसकी आमदन 12,970 अरब रुपए है, तो बजट अहदाफ हासिल करना कितना मुश्किल होगा? क्या IMF के अलावा भी हमें दोस्त ममालिक से कर्ज लेना पड़ेगा? और FPR में इस्लाहात के बगैर टैक्स वसूली कैसे मुमकिन होगी, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह साहब, माहिर मुआशी उमूर डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और माहिर मुआशी उमूर मोहम्मद सुहेल साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान शाह साहब, IMF की शराइत को मद्देनज़र रखते हुए जो बजट हमने पेश किया है, जो अहदाफ हमने मुकर्रर किए हैं, इसके लिए आपको क्या लग रहा है? वज़ीर ख़जाना साहब जो इक़दामात बता रहे थे, क्या उन इक़दामात की बदौलत ये मुमकिन हो पाएगा कि इन अहदाफ को हम हासिल कर लें? देखें, ये कहना कि ये IMF के कहने पे ये बजट बना है, तो ये तो मैं कहूँगा कि सही बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि IMF ने तो न ये बजट नहीं बनाया, ये तो इस हुकूमत ने ये बजट बनाया है, और मेरे ख्याल में ये बिजनेस एज यूजुअल जो हर साल जिस किस्म के बजट आते हैं वही बजट है। उसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके नंबर्स डाल दिए गए हैं। ये वही ब्यूरोक्रेटिक बजट है। वज़ीर ख़जाना ने बड़ी अच्छी बातें की, बट उनका अमल जो है वो बजट में नज़र नहीं आया। ठीक। नंबर 1, आप ये देखें कि टोटल जो अखराजात हैं 18,000 अरब तो फेडरल गवर्नमेंट के हैं। इसमें अगर 7,000 अरब आप जो सूबों का बजट बनेंगे, बल्कि वो ज़्यादा के ही बनेंगे जी। तो 25-26 हज़ार अरब रुपए के सरकारी अखराजात ये एक मुल्क जो बिल्कुल दिवालिये के करीब है वो कैसे कर सकता है? नंबर 2,
बजट जो है ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए बना है, ये अवाम के लिए नहीं बना। सरकार जो है वो फैलती चली जा रही है, हर साल वो अपने बजट को इंक्रीज करती जा रही है, हर साल वो अवाम पे टैक्सों का बोझ ज़्यादा से ज़्यादा करती जा रही है। और अलामती तौर पे वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हमने पीडब्ल्यूडी को बंद कर दिया। वो पीडब्ल्यूडी तो फेडरल गवर्नमेंट की पहले ही तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। आप पीडब्ल्यूडी को बंद करके अपने अखराजात कैसे कम करेंगे? आपको तो कोई 100 महकमे ख़त्म करने चाहिए थे। आपको जो डुप्लीकेट करते हैं आप चीज़ें, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनको ख़त्म करना चाहिए था। जी। आपने तो सरकारी जो क्या कहना चाहिए, सरकार का पेट भरा है और अवाम के ऊपर टैक्सेस और टैक्सेस लगाते चले जा रहे हैं। सो हाँ नंबर वन तो ये है जी। कि ये आईएमएफ जो है वो आपको ये नहीं कहता कि आप अपना अखराजात बढ़ाते जाएं हाँ और फिर कर्जे लेके काम करें। आईएमएफ सिर्फ ये कहता है जितने आपने अखराजात करने हैं हाँ, उसको रेवेन्यू भी पूरा उतना करने बढ़ाएं। के लिए आपके पास टैक्सेस होने चाहिए। जी, रेवेन्यू तो भी उतना ही हो। ठीक। अगर आप अखराजात कम कर लेंगे हम्म। तो फिर आपके टैक्सेस भी कम होंगे और टैक्स का बोझ अवाम पे वो भी नहीं पड़ेगा। जी। अब तो कोई चीज़ अगर हिलेगी तो उसके ऊपर भी आप टैक्स लगा देंगे। हाँ हाँ। जो अच्छा। थोड़ी बहुत किसी जी। जो भी आप इंसेंटिव्स देते थे कि हम्म। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हम ठीक। रिफॉर्म करने जा रहे हैं, तो रिफॉर्म तो नज़र ही कोई नहीं आई। ठीक कौन ठीक। सी रिफॉर्म नदीम मलिक करने जा रहे साहब, हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है टैक्स टू जीडीपी, और यहीं हम रह जाते हैं। अभी भी हमने टैक्स का हदफ 12,970 अरब रुपए रखा है, और एफबीआर की डिजिटलाइजेशन की भी बात हो रही है, 7 अरब रुपए हमने उसके लिए भी रख लिए हैं। तो रियलिस्टिक है ये चीज, हो सकेगा ये? क्योंकि जी शाह साहब ने बड़ी बात की, बजट वही पुरानी बातें हैं, तकरीर में वही मेरी नोट कर रहा है। रिलीफ, रिलीफ क्या होती? सरकारी अफसरों को रिलीफ, उनकी तनख्वाहें बढ़ी, क्यों बढ़ी? प्रॉब्लम तो है वो काम नहीं करते, वो हर किसी पे अपना रोक डालते हैं, एक एनओसी वगैरह, उनको तनख्वाहें बढ़ रही है, उन्होंने सारे इदारे तबाह किए, उनकी अजीब बात है। फिर आप कहते हैं आमदन, भाई हुकूमत की आमदन कोई नहीं होती, ये हुकूमत चोरी करती है, आमदन कोई नहीं होती है ना, कि ये हुकूमत की टैक्स पे चोरी, पर दूसरी चोरी आप पकड़ते नहीं है, आप बात नहीं करते। आप मीडिया वाले तो मैं पर आप पहले भी कहा था कि खुदा के वास्ते, शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात है, पर मैं आगे चलता हूं। आप मुझे और में एक और जीवार बन रहा है, सरकारी घरों के लिए माशाल्लाह के लिए आपके पास पैसे, बाकी पैसे कोई नहीं, ठीक है, बाकी आप भीख मांगते फिर हमें सरकार पेंशन तो आप बना रहे हैं। आप, मैं इस बजट में जो देखना चाहता था, कहते हैं हम अगले 5 साल कोई गाड़ी नहीं खरीदेंगे और हम गाड़ियों का निजाम जीरो करेंगे। मैं जब हमने गाड़ियों का निजाम मोनेटाइज किया था, हुआ नहीं हुआ, बढ़ गई गाड़ी, क्यों बढ़ी? गाड़ी क्यों? नंबर 2, पीएसटी प्रोजेक्ट जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को क्यों मिलता है? आप चेक कर लें, किसी दुनिया में ये नहीं मिले, वो अपनी मनमानी करे, ठीक करे, और उसकी वजह से, ठीक है जी, मैं ये देखते कि तंग आ गया। और दूसरी चीज, बार बार हमने इतने पैसे रखे, अभी क्यों पैसे रख रहे हैं आप कह रही हैं नदीम मलिक साहब, आपको हम सही तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। सुहेल साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो हमने टैक्स का इतना बड़ा हदफ रखा है, मुमकिन हो सकेगा? अब क्योंकि एफबीआर का जो हमारा टैक्स कलेक्शन का ढांचा है वो तो कभी भी इतना इफेक्टिव नहीं रहा, और फिर अब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, उसके लिए भी हम अलहदा से पैसे रख रहे हैं। तो ये मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि टैक्स से ही हमारा मुल्क चल सकेगा आगे, अगर हम टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पिछला साल बहुत ही चैलेंजिंग था, इसके बावजूद कोई 30% टैक्स रेवेन्यू में और टोटल रेवेन्यू में कोई 40% का इजाफा हुआ था। अच्छा। तो इस दफा जो 12.9 बिलियन है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये एग्रेसिव है टारगेट, क्योंकि जाहिर बात है आईएमएफ का भी प्रेशर है। हमने कैलकुलेशन की है तो उससे लग रहा है कि कोई 12 ट्रिलियन का हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे नए टैक्सेस भी लगाए गए हैं। तो हमें लगता है कि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है उससे तकरीबन 1.5-2 ट्रिलियन रुपीस, और जो नए टैक्स लगाए गए हैं उससे कोई
1 to 1.2 ट्रिलियन कलेक्ट हो सकता है। जिसका मतलब है ये 12.9 तो नहीं मगर 12.2 12.3 जैसा बैठ जाए। दूसरी जानिब होगा ये कि IMF का जो टारगेट है और इसी को फॉलो किया है इस बजट ने, उन्हीं की गाइडलाइंस को फॉलो किया है, तो वो है 1% प्राइमरी सरप्लस करना है। तो उसके लिए होगा ये कि अगर थोड़ा सा टैक्सेशन में कमी बेशी होगी तो फिर जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं या दूसरे एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको कंट्रोल किया जाएगा। पिछले साल भी हमने यही देखा कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया गया और पहली दफा काफी सालों के बाद प्राइमरी सरप्लस देखा। तो बज़ाहिर ओवरऑल लग ये रहा है कि डायरेक्शन यही है कि IMF के साथ जो नेगोशिएशन चल रही हैं लॉन्ग टर्म फंडिंग की, वो कामयाब हो जाए। और जो बातें थी कि बहुत ज्यादा पेंशन, एनर्जी सेक्टर, रेवेन्यू पे रिफॉर्म्स होंगे, तो इनिशियल जो तकरीर सुन के और इनिशियल डॉक्यूमेंट्स देख के कोई इतने बड़े रिफॉर्म्स हमें नजर नहीं आए हैं। अच्छा। या तो शायद डॉक्यूमेंट्स में हो या फिर आगे चलकर ये हुकूमत प्रैक्टिकली कुछ दिखा सके ये हुकूमत। इनिशियली हमें कोई बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स नजर नहीं। ठीक। अच्छा सलमान शाह साहब, टैक्स कलेक्शन से तो चले हम अपना रेवेन्यू बढ़ा लेंगे, वो भी अब देखना होगा कि उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाएगी। बैरूनी सरमायाकारी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम अपने दोस्त ममालिक से सरमायाकारी लाने के हवाले से पिछले कुछ अरसे से कोशिशें भी कर रहे हैं। SIFC का क़याम भी इसी सिलसिले में है। आपको क्या लग रहा है, मकामी सरमायाकारों की हौसला अफजाई किए बगैर और मकामी तौर पर सरमायाकारी को लाए बगैर हम बैरूनी सरमायाकारों को कैसे ला पाएंगे? ये कितना बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए? देखें, एक तो ये है कि बड़ा चैलेंज सब जो है वो हमारे जो डोमेस्टिक सरमायाकार हैं उनको मोबिलाइज करना है। फिलहाल हमारे डोमेस्टिक जो सरमायाकार हैं वो FBR के हाथों और हुकूमत के टैक्सों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं और वो काम नहीं कर रहे। आपको ट्रस्ट लेवल बढ़ाना पहले सबसे पहला काम है कि FBR का ट्रस्ट लेवल आप बढ़ाएं। उसके लिए मेरा ख्याल है कि नंबर 1 इकदाम मैं जो समझता था फाइनेंस मिनिस्टर साहब करेंगे, वो ये कहेंगे कि स्ट्रिक्टली सेल्फ असेसमेंट स्कीम इम्प्लीमेंट होगी जिसमें FBR का कोई हैरेसमेंट नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो टैक्स का रिटर्न होगा वो कंप्यूटराइज तरीके से उसको वैल्यूएट किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स लगा के आपको रसीद दे दी जाएगी कि आपने टैक्स दे दिया है और आपको जो FBR के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो उनके साथ मुकमका करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। सो वो रिफॉर्म एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल में। एक नए वजीर ख़जाना को ये ज़रूर करना चाहिए था। अब आप आ जाएं फॉरेन इन्वेस्टर पे। जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर को आप देंगे अच्छी प्लेइंग फील्ड देंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव उसके मसले हल हो जाएंगे, डीरेगुलेशन हो जाएगी, जहाँ पे उसको बिजली के निज़ाम में अगर वो अपनी तौर पे सस्ती बिजली करता है उसको व्हीलिंग का बंदोबस्त करेंगे, सोलराइजेशन उसको करने देंगे, उसके लिए फाइनेंसिंग जो है उसको आप अपने खसारे बंद करेंगे और उसकी तरफ ज़रा फाइनेंसिंग का मूव करेंगे तो वो आना शुरू होगा। और अगर वो आना शुरू होगा तो फिर आपका फॉरेन इन्वेस्टर भी आएगा। अभी हमने देखा कि चीन ने जो है बड़ी आवभगत तो की हमारी डेलीगेशन की, लेकिन उन्होंने उसको 3 बातें बताई। नंबर 1 उन्होंने कहा कि जी आप सिक्योरिटी अपनी ठीक करें। नंबर 2 उन्होंने कहा आप स्टेबिलिटी लेके आएँ, सियासी और इकनॉमिक स्टेबिलिटी। नंबर 3 उन्होंने कहा आप अपनी प्रेडिक्टेबिलिटी लेके आएँ, यानी कि आप जो सरमायाकार आता है उसको पता ही नहीं होता कि उसका रिटर्न क्या होगा और कब आप उसके रिटर्न को बंद कर देंगे। सो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, फिर आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी। सो पाकिस्तान को इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल 1 नंबर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अगर कोई मुल्क आपका बहुत ज़्यादा दोस्त है और वो अपना पैसा आपको के सुपुर्द करता है तो वो दूसरी बात है, उसका मैं नहीं कह सकता। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इकोसिस्टम पाकिस्तान में नहीं है और वो हमने बनाने की ज़रूरत है और फाइनेंस मिनिस्टर को उसका
बात करनी चाहिए थी। सोहेल साहब तो आप जी एफबीआर की रिफॉर्म्स उन्होंने एक मौका ज़ाया कर दिया एफबीआर की रिफॉर्म्स करने का। जी दूसरा मौका ज़ाया कर दिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की रिफॉर्म्स और ठीक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिफॉर्म्स का वो ज़ाया कर दिया। हम्म और तीसरा मौका मेरा ख्याल है कि ये जो प्लानिंग का इन्होंने पीएसडीपी का बात की है, जी ये मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि अच्छा ये सारा पैसा हम्म डूब जाता है। पाकिस्तान जो ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक जिसमें जो पैसा जाता है वो कभी मुकम्मल होता ही नहीं है। वो अच्छा प्रोजेक्ट 16-16 साल, सही 20-20 साल पड़े रहते हैं, अच्छा उसका सोहेल साहब बेनिफिट जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता कि हम यहाँ जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको भी उसमें इन्वॉल्व कर लें? मेरे ख्याल से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के साथ भी काम करना चाहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान का इशू अभी से नहीं है, काफी सालों से है। पिछले 7 साल में कोई 3-4 हुकूमतें आई। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी हमारा 13-14% ही है। ये तो एक बहुत ही मतलब पुराना पाकिस्तान का इशू है। सेविंग्स रेट्स भी कम है। मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा तो फैक्टर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जी हमने 90s में भी देखा था, अर्ली 90s में बहुत इन्वेस्टमेंट आई, फिर वो इन्वेस्टमेंट कम हो गई। फिर हमने देखा 2015, 16, 17 में काफी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई थी, एफडीआई बेहतर होनी शुरू हुई थी, मेनली चाइनीज लेड थी, मगर फिर पॉलिटिकल जो चेंजेस हुई उससे काफी असर हुआ। मगर मुझे लग रहा है कि इस साल ये बेहतरी होगी, क्योंकि लास्ट ईयर तो जिस तरह सलमान साहब ने भी कहा था कि इंटरेस्ट रेट इतने हाई थे, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत गई, फिर इलेक्शन के रिजल्ट, फिर वो तो इंटरेस्ट रेट वैसे अभी भी 22% है है। सोहेल साहब, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो अभी भी मगर है। पहले पहले अनसर्टेनिटी थी कि इलेक्शन होंगे कि नहीं जी होंगे, जी मतलब जी इलेक्शन हफ्ता पहले भी नहीं पता था इलेक्शन होंगे। हाँ तो उस लेवल की अनसर्टेनिटी नहीं है, नंबर एक। लेकिन नंबर अभी दो, अभी जो ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन पॉलिटिकल फोर्सेस, वो भी तो मैटर करता है ना, उसके क्या असरात नहीं जी होते हैं? मगर मगर मैं कह रिलेटिवली 3 फैक्टर्स हैं हम्म जो लग रहा है कि जिससे कदरे इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। रिलेटिवली कम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जितनी शायद लास्ट ईयर थी। अच्छा अगर मैं सरमायाकार था तो मुझे पता नहीं था इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, कौन सी ठीक हुकूमत आएगी, कैसी हुकूमत आएगी। हम्म अब जैसी भी हुकूमत है वो अब आ चुकी है, ठीक है, उसमें अनसर्टेनिटी है। दूसरा, हमें ये नहीं पता था कि महंगाई कब कम होगी, जी इंटरेस्ट रेट कब कम होंगे। अब मुझे पता चल गया कि हाँ महंगाई भी कम हो रही है और बहुत तेजी से कम हो रही है, ठीक और इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे हैं। ठीक और तीसरा जो था अनसर्टेनिटी, जो इस साल लगता है खत्म हो जाएगी 1-2 महीने के बाद, कि पाकिस्तान जो अपने कर्ज हैं वो पे कर पाएगा कि नहीं, या हम्म डिफॉल्ट हो जाएगा हम्म हम्म एक्सटर्नल पेमेंट्स पे। तो अगर आईएमएफ का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम आ जाता है आ जाता है तो बिल्कुल। उससे भी सपोर्ट मिलेगी। हम्म और मैंने क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से तो राब्ता रहता है, तो हम्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नंबर्स को देखते हुए और जो एफडीआई के भी नंबर्स आए हैं वो कदरे बेहतर हैं पिछले हम्म 2-3 महीनों में। तो बज़ाहिर लग रहा है कि इन 3-4 चीजों की वजह से हम्म शायद जो अगले 12 महीने में जो इन्वेस्टमेंट है लोकल्स की तरफ से भी और फॉरेनर्स की तरफ से भी वो बेहतर हो। मगर जो डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी पाकिस्तान का होना चाहिए 25 से 30%, हम्म उसमें तो मुझे लगता है कई साल और मे बी कई ठीक। डिकेड्स लग अच्छा सकते सलमान शाह साहब, तवानाई के शोबे के लिए भी वजीर ख़जाना साहब इकदाम तजवीज़ कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बिजली की तकसीम बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। ये भी कहा कि सर्कुलर डेट में कोई इजाफा नहीं होगा अगले साल में, और नुकसान को कम करने के लिए भी उन्होंने कुछ इकदाम तजवीज़ किए। तो ये कैसे हो पाएगा? और आईपीपीज़ की मौजूदगी में, जो कि हमारे लिए नासूर बन चुके हैं, हम एनर्जी सेक्टर में कुछ कर पाएंगे इस्लाहात? देखें, ये एनर्जी सेक्टर में कम से कम हमें 5 से 10 साल लगेंगे इसको ठीक करने में, बशर्ते कि आपके पास एक स्ट्रेटजी हो कि आपने एनर्जी को ठीक करना है। उसमें नंबर 1 चीज़ जो है वो आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंस जो फ्यूल पे है वो आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। नंबर 2, आपको निज़ाम में जो चोरी डाका है वो ख़त्म करना पड़ेगा। और पावर सेक्टर में आपको एक
कंपेटिटिव पावर मार्केट बनानी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि आईपीपीज जैसे जैसे ख़त्म होते जाते हैं उसके बाद नए आईपीपीज नहीं आने चाहिए, बट एक कंपेटिटिव मार्केट के तहत आने चाहिए। ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सोलराइजेशन एक आपको मौका देती है जिसमें आप ग्रिड के बगैर भी काम कर सकते हैं, तो आपको सोलराइजेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, पर्टिकुलरली इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, क्योंकि इंडस्ट्रियल टैरिफ्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अगर इसको सोलर से रिप्लेस कर सकें टू अ सर्टेन एक्सटेंट, तो ये हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो डिमांड है वो बिजली, सस्ती बिजली है। तो सोलराइजेशन का पूरा प्लान हमें चाहिए। उसके बाद हमें ये जो दूसरी चीज़ें हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और इनमें जो चेंजेस हैं वो हमें पूरी उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, क्योंकि कंपेटिटिव पावर मार्केट हम 20 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो एक, मैं तो इसे माफिया ही कहूँगा, वो पावर माफिया इसको होने नहीं दे रही कि यहाँ पे कोई कंपटीशन आए। तो मेरा कहने का मकसद, पहले मैंने जो बात की है कि एफबीआर रिफॉर्म, प्लानिंग की रिफॉर्म, बिजली की रिफॉर्म, ये मौका था फाइनेंस मिनिस्टर साहब के लिए कि ये दो टोक अल्फाज में बता देते कि ये अब हम करने जा रहे हैं और ये अगले चंद सालों में मुकम्मल भी हो जाएगा। जी। तो अभी लगता है कि होम ग्रोन प्लान की बात तो उन्होंने की है, लेकिन वो होम ग्रोन प्लान अभी है नहीं है। अच्छा। तो ख्वाहिश डेफिनेटली है, लेकिन वो है नहीं। अगर होता तो फिर ये बजट में इस तरह से अखराजात भी ना होते और इस किस्म के जो टैक्सेस भी लगाए गए हैं वो भी ना होते। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी रिफॉर्म्स के साथ जुड़ी होनी चाहिए थी, वो डीप सीटेड रिफॉर्म्स उस तरह से नहीं है। सो आई थिंक बिजनेस एज यूजुअल है, थोड़ी देर यही चलेगा। मैं सुहेल से एग्री नहीं करता कि ये यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने जा रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है और वो एनवायरनमेंट अभी नहीं है। अब बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। हाँ। और निज़ाम के बारे में अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। सो वी हैव टू इंश्योर कि जो इन्वेस्टर है उसको हम एक जगह यहाँ पे इन्वेस्ट करने की दिखाएं कि ये अगर वो आएंगे तो इट विल बी प्रॉफिटेबल। हमारे कोर्ट्स जो हैं वो उनकी प्रोटेक्शन भी करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको हम इन्फोर्स करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं उससे हम बहुत पीछे हैं अभी। ठीक। अच्छा सुहेल साहब, वज़ीर ख़जाना साहब ने निजकारी के हवाले से भी अपने अहदाफ के बारे में बताया। क्या लग रहा है कितनी संजीदा है हुकूमत निजकारी के मामलात के हवाले से? हमने माजी में भी जो अहदाफ रखे थे वो इतने रियलिस्टिक साबित नहीं हुए। देखिए, ये बात तो तय है कि पीआईए में जितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, तो उम्मीद है कि शायद एक ट्रांसैक्शन तो इस माली साल में हो जाए, क्योंकि पहले बिड्स आई, फिर प्री क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स आ गए, अब वो ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं और लग ये रहा है कि 2-4 महीने में शायद इसकी बिडिंग हो जाए। जहां तक दूसरी प्राइवेटाइजेशन का ताल्लुक है, अब बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नहीं कि क्या हुकूमत डिस्कोज हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं या दूसरी लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, उनकी जो लिस्ट की प्रायोरिटी क्या होगी। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम एक जो प्रॉब्लमेटिक एसेट है जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पाकिस्तान को होता है, पीआईए, तो बज़ाहिर लग रहा है कि शायद वो हो जाए। और अगर वो हो गई तो मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है ओवरऑल इकोनॉमी में थोड़ा सा बेहतर होगा। अब दूसरे जो चीजें हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के रिफॉर्म्स और दूसरे रिफॉर्म, मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि पिछले 3-4 माह में बहुत ज्यादा कोई पॉलिसी मेजर्स या कोई स्ट्रेटेजिक प्लान इस हुकूमत ने मुख्तलिफ एरियाज में दिया नहीं है। कुछ लग रहा था कि कुछ डायरेक्शन इस बजट में मिलेगी, वो भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है। मगर हमने देखा है जब भी एक वीक कोलिशन होता है तो वो टाइम लगाता है चीजों को पेश करते करते। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ माह में
कुछ मजीद क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह सुहेल साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। पिछले साल हमने टैक्स वसूली का जो हदफ रखा था वो तो हासिल नहीं कर पाए, इस साल जो हदफ रखा है वो क्या हम हासिल कर पाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। माहिर टैक्स उमूर अशफाक तोला साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें बजट 2024-2025 के हवाले से, और अब इसी डिबेट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में अशफाक तोला साहब, माहिर टैक्स उमूर हैं। अशफाक तोला साहब, जो हमने टैक्स का हदफ रखा है, हम पिछले कई सालों में जो हदफ रखते हैं वो हम हासिल नहीं कर पाते हैं, और ख़ास तौर पर ये कि हम बहुत सारे नए सेक्टर्स को जो हम टैक्स नेट में लाना चाहते हैं वो भी नहीं ला पाते हैं। अब जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं, आपको लगता है वो कितने रियलिस्टिक है, हम हासिल कर पाएंगे? मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल ही टारगेट होगा ये इनका, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट टैक्स लेने जाते तो शायद हो जाता। इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से महंगाई बहुत है, लोगों का परचेजिंग पावर खत्म होगा, और मेरा ख्याल है ये एग्रीगेट डिमांड जो होगी ना वो आपकी शॉर्ट पड़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, और उस तरीके से मेरा ख्याल है टैक्सेस कभी आप इंक्रीज नहीं कर पाते, और टैक्सेस की मद में आपकी शॉर्टफॉल रहेगी। हाँ, अगर वो डायरेक्ट टैक्सेस में जो हमने कुछ पिछले साल इनको बताई थी चीजें, रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन ने अगर वो ये कर लेते तो शायद ये हो जाता। लेकिन हमारे वजीर खजाना साहब ये कह रहे हैं कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है और सबको अब टैक्स देना होगा, तो एक विल तो हमें बहरहाल नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इसके लिए पॉलिसी क्या बनानी पड़ेगी? हमारी टैक्स पॉलिसी में कहाँ खामियां हैं जिसकी वजह से आज तक हम हासिल नहीं कर पाए अपने अहदाफ? मेरा ख्याल है ये पूरी एक रिपोर्ट है, मैं वैसे तो आपको इतने शॉर्ट टाइम में नहीं बता सकता, वो रिपोर्ट है, आप पढ़ लें, और किसी वक्त मैं आपको भेज देता हूँ, किसी वक्त उस पर बहस करनी है आप कर लें तो ज्यादा बेहतर आसानी से हो सकेगी, और कुछ वक्त भी होगा। आज आपको पता है बजट का दिन है तो सारे मीडिया सबके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है, आपके लिए जैसे निकाला। तो एक्चुअली मसला ये है कि आप सारी चीजें मौजूद है, जैसे आप एग्रीकल्चर पे आप टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है ना, तो अब आप नहीं लगा सकते तो अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप तनख्वाहदार तबके पे लगा दो। एक्सपोर्टर पे आपने इस मतलब अच्छा चेंज किया, आपने कोशिश की है, अब अल्लाह करे ये सस्टेनेबल रहे और ये लॉबी के प्रेशर में ना आ जाए। अब बाकी चीजों हम अभी रिव्यू कर रहे हैं कि टैक्सेशन कहाँ कहाँ लग सकता है और उनको लगाना चाहिए। हमारी रिपोर्ट भी तैयार थी, बाकी चीजें भी तैयार हैं, दूसरे भी सेक्टर्स के होते हैं, हम देख लेंगे क्या अभी तक हुए हैं। और मेरा ख्याल है जब तक आप इक्विटी के बेस पे, रियल एस्टेट, दुकानदारों पे, इन पे आप सब पे नहीं लगाएंगे टैक्सेस, तो मैं नहीं समझता कि आप निजाम में मसावी निजाम ले आ सके। और अशफाक तोला साहब, जो इस वक्त हमारा एक पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त हमारे चल रही है, जो सियासी हालात हैं, इन सियासी हालात में आपको क्या नज़र आ रहा है? पॉलिसीज़ का तसलसल उस तरह से रह पाएगा? क्योंकि अभी तो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, ये भी बात अफवाहें चल रही हैं कि बजट के बाद तो ये हुकूमत भी शायद चली जाए, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पॉलिसीज़ के तसलसल के बगैर मामलात कैसे आगे जा सकेंगे? मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, इस मुल्क में कोई भी इनकलाब कोई सियासी एजेंडे पे नहीं आएगा। अच्छा, ठीक। ना इसकी कोई गुंजाइश है कि कोई इदारा किसी किस्म की कोई एडवेंचर करेगा। इस मुल्क में अगर इनकलाब आया तो ये IMF के एग्रीमेंट के बाद अवामी इनकलाब आएगा, और वो कंट्रोल में नहीं होगा इस हुकूमत के भी और किसी के भी। और उसके बाद इसका बेनिफिशियरी कौन होता है ये मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर ये इनकलाब मैं नहीं समझता। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सियासी तौर पे कोई इनकलाब नहीं आएगा, मगर IMF के प्रोग्राम के बाद जो महंगाई आएगी तो फिर अवाम अगर बर्दाश्त से बाहर हो गए और इनका जो सबर का पैमाना लबरेज हो गया तो फिर इसमें आपके लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। अशफाक तोला साहब, हम ये देखते हैं हमारे मुल्क में हुकूमत का इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। आपको लगता है कि अब प्राइवेट सेक्टर को भी हमें इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए? क्योंकि हुकूमत के ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी शायद हमारी पॉलिसीज़ उस तरह से नहीं आगे जा पाती और हम मुआशी मामलात को बेहतर नहीं कर पाते। देखिए, आपके हुकूमत का मसला नहीं है, मेन मसला ये है कि जब से आपने नेशनलाइजेशन की है 1973 से, उसके बाद से लोगों का कॉन्फिडेंस उठ गया और जो लोग जो पैसे अपने बाहर लेके चले गए वो लाने के लिए तैयार नहीं है।
दूसरी बात ये है कि जो लेके आते हैं, आपका ये हालत है कि 3,900 अरब की उनको आप मरातें देते हैं साल की। तो आप मुझे एक बात बताएं, इन मरातों के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करें? और लोगों से भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पैसे लाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस उठ चुका है। बाकी जो हमने जो नेशनलाइजेशन करने के बाद उसके जो मसले हैं जो आज तक हम भुगत रहे हैं, आज पीआईए आप देख लें, स्टील मिल देख लें, डिस्कोस देख लें, सब में आपके बुरे हालात हैं, जेनकोस देख लें। तो इसका मतलब यही है कि आपको प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा, मगर प्राइवेट सेक्टर को देने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप आवाम को उनके रहमो करम पे छोड़ दें। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को, या अगर आज वजीर खजाना साहब ने कुछ चीजों में कहा कि हम बैनुल-अक़वामी तौर पे जिस तरीके से होता है वो हम चीजें लाना चाहते हैं, तो भाई फिर बैनुल-अक़वामी तौर पे जो लोगों की उजरत है वो भी दे दें, तो ज्यादा बेहतर होगा। दोनों चीजें आप मैच करें ना। ये तो नहीं हो सकता ना मैं आप पे बोझ डाल रहा हूँ और बैनुल-अक़वामी सतह के हिसाब से, और उजरतें दे रहा हूँ पाकिस्तानी सतह पे। तो ये दो चीजें मिसमैच है, इसको ठीक करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़िन। प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ साहब। हारून शरीफ साहब, एक ऐसे वक्त में ये बजट आया है जब हमारी मुआशी ग्रोथ बहुत ही बुरी है, अच्छी नहीं है, गैर मुल्की सरमायाकारी भी नहीं आ रही है, गैर मुल्की और मुल्की कर्जे भी बहुत बढ़ चुके हैं हमारे, गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, महंगाई भी ज़्यादा है, और इन्वेस्टमेंट जिसके हम बड़े दावे कर रहे थे वो भी नहीं आई है। इस वक्त जो हमारा सियासी माहौल है उसमें सरमायाकार आएगा भी तो आएगा कैसे? आप क्या समझते हैं, हुकूमत को इसके लिए क्या इकदाम करने पड़ेंगे कि सरमायाकारी लाई जा सके? जी, बजट जो है क्योंकि ग्रेजुअल पाकिस्तान रिकवरी की तरफ जा रहा है, तो अब देखिए अगर 2.38% हमारी शरह ग्रोथ पिछले साल रही है, टारगेट तो 3.5 का था, इस दफा 3.6 का है, और IMF प्रोग्राम में मेरा नहीं ख्याल कि 2 या 3% से ऊपर ग्रोथ जा पाएगी। आपकी बात दुरुस्त है कि बेरोजगारी के चैलेंज भी हैं, सरमायाकारी नहीं आ रही है। देखिए, सरमायाकारी जो इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, सबसे पहले तो हमें जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तानी सरमायाकार हैं उनको एक्सपेंशन करने के लिए अपनी इंडस्ट्रीज को और सर्विसेज को, प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, ज़राअत का है, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, IT है, उनके साथ बैठ के हमें एक बात करनी चाहिए कि आपको हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की कैसे कम करें, क्या हम आपको मुफ्त जमीन दे दें, क्योंकि आप सूद को तो सब्सटेंशियली अभी मैं नीचे आता नहीं देख रहा हूँ। ऐसी आप सनतों में एक्सपैंड, मसलन IT है जो बहुत ज्यादा एनर्जी ना कंज्यूम करें, जहां हमारा कंपेरेटिव एडवांटेज हो, तो एक हमें इसको हम ईस्ट एशिया की एग्जाम्पल में पिकिंग विनर्स कहते हैं कि आपके आज के मुश्किलात में जो विनर्स हैं उनके साथ बैठ के एक लाया अमल बनाएं। जब लोकल करिए, देखिए बाहर के लोग अभी यहाँ आकर नया कारोबार नहीं किए, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हाँ, वो हमारे अच्छे एस्टेब्लिश्ड बिजनेस के साथ मिलके उनकी एक्सपेंशन में हिस्सा डाल सकते हैं। ये जो एक गलत फहमी है कि लोग कोई डॉलर्स की बोरियां लिए बैठे हमारे लिए, वो टाइम एंड अगेन हम फेल होते हैं। तो हमें ये पॉलिटिकल पॉपुलिज्म से निकल के कुछ जो गल्फ के ममालिक हैं, चीन है, उनके साथ जॉइंट वेंचर्स के लिए स्टेशन पे काम करना चाहिए। हारून शरीफ से आज वजीर खजाना साहब ने ये कहा कि वजीर आजम साहब इस बात की हौसला अफजाई करते हैं कि हुकूमतों को कारोबार नहीं करना चाहिए, और ये भी उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान करेंगे ताकि सरमायाकार आ सकें। मकामी सरमायाकारों को हम किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो हम अपने अंदर थोड़ी सी सलाहियत बढ़ाएं ना, उसके बाद हम बाहर वालों को भी बुलाएं। जी देखिए, ये जो उन्होंने बात दुरुस्त की है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है कि हम अपने जो रेगुलेटरी हमारी हिच है उनको कम कर दें। ये कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, हमें ये समझ जरूरत है। पॉलिसी शिफ्ट ये होता, उनकी बात बहुत अच्छी थी कि हम प्राइवेट सेक्टर को तरजीह दे रहे हैं कि वो कारोबार करें, हुकूमत का काम नहीं है। ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है।
लेकिन उस पॉलिसी स्टेटमेंट में जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि उसको जब आप टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, अगर वो इसके साथ ये कहते हैं कि हम जो हुकूमत बैंकों से इस वक्त 70% कर्ज ले रही है उनके एसेट्स का, हम उसको 50% पे ले जाके 25% प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं ना, ये एक पॉलिसी शिफ्ट है कि ना सिर्फ आपने अमल किया और कुछ दिखाया। तो अभी मुझे सिम दिखाई दे रही है, इंटेंट दिखाई दे रही है, मुझे कोई ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल एक्शन इस बजट में नहीं दिखाई दे रहा। जैसे आप अगर हुकूमत कहती कि जी हमारे लोगों के हालात खराब हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, हम 2 साल के लिए पीएसडीपी में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल बनाने, बिल्डिंगें बनानी बंद कर रहे हैं, उस पैसे को सेहत और तालीम पे लगा रहे हैं, ये एक शिफ्ट है। लेकिन अभी कि हम एग्जिस्टिंग काम को बेहतर कर रहे हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, यानी हम पब्लिक सेक्टर में अखराजात कम करने की अभी भी उस तरह से कोशिश नहीं कर रहे जैसे हमें करनी चाहिए, तभी मामलात कुछ आगे बढ़ सकेंगे। जी, अखराजात को कम करके उनको जो है बचता उसको सही जगह लगाने की जरूरत है, और वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। हमारी 70% आबादी यंग है, स्कूल बनाए जा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ, जैसे आप, मैं आपको पॉलिसी चॉइसेस दे रहा हूं, आप कहें हमने एचईसी को बजट दिया है, एचईसी इसको ब्रिक एंड मॉर्टर या बिल्डिंग्स में नहीं लगाएगी, एचईसी फैकल्टी डेवलपमेंट, लैब, स्टूडेंट्स और रिसर्च में लगाएगी ताकि क्वालिटी अच्छी निकले। ये जो हम धड़ाधड़ हुकूमत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ठेके देती है, हमें इससे निकलने की। अच्छा, आपने एक प्रोग्राम में तजवीज़ दी थी कि हमें आउटसाइड द मिनिस्ट्रीज कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कोई ऐसी स्पेस क्रिएट करनी चाहिए कि जो सरमायाकारों को लेकर चले। ऐसा क्या तरीक़ाकार वज़ा किया जा सकता है? जी, ये कोई मैंने नई बात नहीं की थी, बहुत से ममालिक ये काम करते हैं। देखिए, जब आप हुकूमत ने फैसला कर लिया कि हमारा काम कारोबार करना नहीं है, तो फिर आप जिनको कारोबार आता है उनको चीजें डेलीगेट कर दीजिए ना। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दीजिए, हुकूमत उनको क्यों चला रही है? देखिए ना, जिसको बिजनेस करना आता है उसको काम दीजिए। दुबई के अंदर उन्होंने दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाया जहां पे बाहर की कंपनियां रजिस्टर होती है, उसको सारा प्राइवेट सेक्टर मैनेज करता है। उनकी अपनी कोर्ट है, अपने बैंक्स हैं, खुद वीजा इशू करते हैं, इंटरनेशनल लॉ अप्लाई करता है। तो हमें ऐसी स्पेस की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, वजारत के कुछ तरीके हैं, कुछ कवानीन हैं, उसके अंदर काम नहीं हो सकता, ना कैपेबिलिटी है। जब तक इंसुलेट नहीं करेंगे मुश्किल हो जाएगा। और एसआईएफसी के किरदार को आप कैसे देखते हैं? एसआईएफसी भी तो अब काम कर रही है ना? जी, एसआईएफसी हुकूमत है, उसकी अच्छी चीज ये है कि वो सब लोग एक बेस पे बैठते हैं, और उनको, मेरी राय ये है कि उनको सिर्फ जब एक प्रोजेक्ट आ जाए तो उसकी हर्डल्स को जल्दी से जल्दी दूर करने का काम करना चाहिए। ना एसआईएफसी का काम बिजनेस करना है, ना उनका काम प्रोजेक्ट बनाना है, वो प्राइवेट सेक्टर का काम है। एसआईएफसी को स्पीड अप कर देती है तो मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। अगर वो सब कुछ खुद करना चाहेंगे तो आई एम अफ्रेड हम फिर से वही गवर्नमेंट के नेट में आ जाएंगे कि हुकूमत कारोबार करना चाह रही है। और ये भी बताएं कि जो हम हमेशा से ये बात करते हैं कि हुकूमती अखराजात कम होने चाहिए, वुज़रा के अखराजात कम होने चाहिए, शाह खर्चियाँ कम होनी चाहिए, ये जो प्रोटोकॉल्स पे इतने अखराजात होते हैं ये कम होने चाहिए। हमारे सिस्टम में क्या ये विल है कि हम ये कम कर सके? क्योंकि अगर हम इस पे कमी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। देखिए, सिग्नलिंग बड़ी जरूरी है जो आप बात कर रही हैं, लेकिन यहाँ कोई विल नहीं है। मैंने अंदर से भी देखा है, बाहर से भी देखा है, ये कोई अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और बड़े घर और ट्रैवल कोई छोड़ने पे तैयार नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।